आज आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी करा देंगे और अगली क्लास में बेस थ्योरम हो जाएगा। कुछ आईआईटी के प्रॉब्लम्स आपको लास्ट क्लास में कराए थे, कुछ प्रॉब्लम्स रह गए थे, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा कवर। सिर्फ बेस थ्योरम में थोड़ा सा है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करानी पड़ेगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आपका खत्म हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दें, कंसंट्रेट करें। तो आईआईटी प्रॉब्लम्स एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आज कराऊंगा। आईआईटी के कुछ प्रॉब्लम्स रह गए थे। आईआईटी में जैसे मल्टीपल आंसर आता है, तो मल्टीपल आंसर में क्या होता है कि आपको सारी ऑप्शन देनी पड़ती है। लेकिन मल्टीपल आंसर करने का ये बेनिफिट है कि आईआईटी के क्वेश्चन तो स्ट्रांग होते ही होते हैं, लेकिन उससे कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर होता है कैसे क्वेश्चन टैकल करना है। और सबसे बड़ी बात है कि उस क्वेश्चन को ब्रेक करके जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है। मल्टीपल आंसर को ब्रेक करके जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वो देखें आप, एक वैसा ही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1984 में 3 नंबर का आया है। मतलब इसमें आपको ये पहले किया हुआ है आपने, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से उसने पूछा है, तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पहली ऑप्शन भी देखनी पड़ेगी, दूसरी भी देखनी पड़ेगी, तीसरी भी देखनी पड़ेगी, चौथी भी देखनी पड़ेगी। तो वो देखें क्या क्वेश्चन है, प्लीज कंसंट्रेट। इसमें कह रहा है इफ एम एंड एन, अगर एम और एन जो है आर एनी टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी that exactly one of them occurs. Probability that exactly one of them occurs. M और N दो इवेंट हैं, probability that exactly one of them occurs. पहली ऑप्शन है Pm plus Pn minus 2 Pn intersection N. दूसरी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन को ब्रेक करके जेईई मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यू हैव स्टडीड दिस, लेकिन उसके 3-4 आंसर बन सकते हैं, वो आप देखें। दूसरी ऑप्शन है Pm प्लस Pn माइनस Pn इंटरसेक्शन N। ये तो पता है ये नहीं हो सकता, यू नो दिस थिंग, ये आपको पता है हो सकता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको कराया है दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स का मतलब है कि दोनों में से कम से मतलब ओनली एक हो दोनों में से। तो ये चीज आपको बताया था, उसका आंसर ये था, मैंने बताया था, उसको याद भी रखना। और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एटलीस्ट वन है, वन ऑफ ए एंड बी है। Pm प्लस Pn माइनस Pm इंटरसेक्शन N, इट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, ये वो चीज है। और तीसरी है आपके पास, योर थर्ड ऑप्शन इज विद अस, ये देखना पड़ेगा आपको चेक करके, Pn कॉम्प्लीमेंट माइनस 2P m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट। और डी ऑप्शन है P m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट प्लस P m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n। ये है, ये भी आपको पता है, ये भी होगा, क्योंकि ये क्या चीज है, m हुआ n नहीं हुआ, m हुआ एंड n नहीं हुआ, और क्या हो सकता है, m नहीं हुआ एंड n हुआ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए यूनियन आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो m हुआ n नहीं हुआ और m नहीं हुआ n हुआ, तो यूनियन आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। तो ये देखें आप, तो इतना तो आपको पता है कि ये होगा, ये पता है आपको, ये भी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, यू नो दिस थिंग। अब सिर्फ इसकी बात है कि क्या ये ऑप्शन होगा नहीं होगा, यू हैव टू चेक इट। ये तो आपको पता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स ये होता है, ये देख लें एक बार, दोबारा देख लें। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 1984 का क्वेश्चन है आईआईटी का, और देखिए कितना कंसेप्ट इससे आपका क्लियर होगा। दिस इज 3 मार्क प्रॉब्लम। तो आईआईटी इन क्वेश्चनों से कंसेप्ट आपका बहुत हद तक क्लियर होता है। अगर आप ध्यान दें, योर कंसेप्ट इज क्लियर वेरी मच इन आईआईटी प्रॉब्लम से। तो पहले ऑप्शन एक बार देखिए, एग्जैक्टली जो मैंने आपको कराया था, एक बार दोबारा रिपीट कर ले, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स का मतलब है एक हुआ एंड दूसरा नहीं हुआ, और पहला नहीं हुआ और दूसरा हुआ। व्हाट डज इट मीन, m हुआ एंड n नहीं हुआ, और m नहीं हुआ एंड n हुआ, ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम। m हुआ एंड n नहीं हुआ, और m नहीं हुआ एंड n हुआ, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं,
ये इसको रोक रहा है, ये इसको रोक रहा है, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यूनियन आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब व्हाट दिस इक्वल्स m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट प्लस n कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो यूनियन आपका प्लस में चेंज होगा। तो इसका मतलब ये तो आएगी आपका डी ऑप्शन। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये आपको पहले भी बताया था, कई बार मैं बता चुका हूं, इसको आप नोट करें। जैसे ये आपका इसमें m और n दो इवेंट हैं, तो आपको पता है दिस इज m इंटरसेक्शन n, और ये क्या चीज है, इट इज ओनली m, ये ओनली m है। ओनली m का मतलब है सिर्फ m, उसमें n नहीं, तो m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट, ओनली m, सिर्फ n नहीं। और ये आपका ओनली n मतलब m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n, ओनली n, सिर्फ और सिर्फ n, इसमें m नहीं होगा। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, ये होगा या ये होगा या ये होगा, दोनों में से होगा, ये आएगा। अब इसको और कैसे ब्रेक सकते हैं, m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट, n कॉम्प्लीमेंट का मतलब n नहीं, ये n है ये नहीं होगा, m का मतलब ये सारा m, n नहीं सारा, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, n नहीं और m सारा, तो कॉमन होगा ओनली m। तो इट मींस pm क्या आएगा, ओनली m, m पूरा ओनली m, pm में से ये कॉमन घटा दें, m पूरा है, m पूरा है, pm में से आप घटा दें m इंटरसेक्शन n, ओनली n प्लस ओनली n, सिर्फ n, ये पूरा n है, ये कंप्लीट n, इसमें से ये घटा दें, pn माइनस p m इंटरसेक्शन n। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग pm प्लस pn माइनस 2 टाइम्स p m इंटरसेक्शन n। ये देखिए आपका ये आ गया। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, इसको और क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स को, कि एग्जैक्टली एक ही हो, ये m हुआ n नहीं हुआ, और m नहीं हुआ n हुआ, इसको ब्रेक करके ही आ सकता है, pm प्लस pn माइनस 2 m इंटरसेक्शन n। So this is the required solution that exactly one of them occurs। ये आपका आंसर है, नोट कर लें आप। अब हमने चेक करना है थर्ड ऑप्शन, क्या थर्ड ऑप्शन है या नहीं है, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आप प्लीज कंसंट्रेट। तो मल्टीपल ऑप्शन से कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है, नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन से। देखिए आप ध्यान दें, हो सकता है कभी जेईई मेंस में आ जाए, इस क्वेश्चन को ब्रेक करके क्वेश्चन बना दे। दो ऑप्शन तो आपको पता ही नहीं होंगी। अब ये चेक, ये तीसरी नहीं होती, बी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि pm प्लस pn माइनस pm इंटरसेक्शन n, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b अकर्स। pm प्लस pn माइनस pm इंटरसेक्शन n, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b अकर्स। तो हमने ये चेक करना है, pm इंटरसेक्शन सॉरी दिस योर pm कॉम्प्लीमेंट, थर्ड ऑप्शन चेक करनी है, pn कॉम्प्लीमेंट माइनस 2pm कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट, ये चेक करना है। तो देखिए pm कॉम्प्लीमेंट m नहीं हुआ, m नहीं हुआ 1 माइनस pm, n नहीं हुआ 1 माइनस pm, n नहीं हुआ माइनस 2p, दिस इज वी विल यूज हियर डिवॉर्गन्स लॉ, m नहीं हुआ एंड n नहीं हुआ, m नहीं हुआ एंड n नहीं हुआ, m यूनियन n का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया 1 माइनस pm प्लस 1 माइनस pm माइनस 2, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं हुआ 1 माइनस p m यूनियन n, ये बना। देखिए आप ध्यान दें, अब इसमें कंसंट्रेट करें आप। So this equals 2 minus pm प्लस pn, और 2 है इसमें से pm प्लस pn, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 प्लस 2p m यूनियन n। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यहां पर 2 आ गया, m यूनियन n, यू ओपन इट, m यूनियन n क्या होगा, pm प्लस pn माइनस 2p m इंटरसेक्शन n, यू नो फॉर्मूला फॉर m यूनियन n, वो हमने लगा दिया m यूनियन n का फॉर्मूला। अब साथ साथ करें, कोई दिक्कत नहीं, खुद किया करें, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती है इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में मेनली कंसेप्ट होता है। तो m यूनियन n खोल दिया, m pm प्लस pn माइनस 2 m इंटरसेक्शन n, बाकी ये बचा माइनस pm माइनस pn। अब आप देख लें 2pm माइनस pn, इट इज pm, 2pn माइनस pn, इट इज pn माइनस, अब आप ध्यान दें थोड़ा सा, ये 2 नहीं आएगा,
तो माइनस बचा 2p m इंटरसेक्शन n, क्योंकि आपने p m यूनियन n खोला था, तो m यूनियन n pm प्लस pn माइनस pm, 2 तो बाहर है ना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 कॉमन है, तो m यूनियन n का फॉर्मूला लगाया था, pm प्लस pn, मैंने 2 लिखा, 2 नहीं होगा, माइनस pm इंटरसेक्शन है, ये खोल दिया तो ये आ गया। तो देखिए वही चीज आ गई, नई चीज आपको सीखने को मिली इस क्वेश्चन में, दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर। अगर मैंने इसको सॉल्व किया, pm कॉम्प्लीमेंट प्लस pn कॉम्प्लीमेंट माइनस 2pm कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट, इफ आई एम सॉल्विंग दिस, that pm complement plus pn complement minus 2pm complement intersection n complement, then what I am getting, मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है pm plus pn minus 2pm intersection n, जो कि क्या है, जो कि वही चीज है जो आपने पढ़ी है, probability that exactly one of m or n occurs, एग्जैक्टली वन ऑफ m और n occurs। तो देखें ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, 1984 का क्वेश्चन आईआईटी का। तो इससे आपको सीखनी, ये तो आपने पहले पढ़ा था, ये होता है, ये एटलीस्ट है, ये नहीं होगा, ये आपने पहले पढ़ा है कि होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, ए सी एंड डी। तो इससे आपको सीखने को क्या मिला, सीखने को मिला प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। तो इसमें ये भी हो सकता है pm कॉम्प्लीमेंट प्लस pn कॉम्प्लीमेंट माइनस 2pm कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट। हो सकता है कभी जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये ऑप्शन भी हो, ये ऑप्शन डाल सकता है, क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चन को ब्रेक करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि तो सबको पता है कि ये होता है, और ये भी सबको पता है कि यहां से ये आता है, ये दो तो पता है, पर ये जो नॉर्मली पता नहीं होता। तो आप ध्यान दें, ये भी हो सकता है दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, pm कॉम्प्लीमेंट प्लस pn कॉम्प्लीमेंट माइनस 2pm कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट। So this is the required solution. So this can be the answer that probably exactly one of them occurs. तो ये आंसर भी हो सकता है आपका that probability exactly one of them occurs. So this option can be there. तो ये आपका solution आ गया, देखें आप ध्यान दें that exactly one of them occurs. This is the answer. अब आप concentrate करें, देखिए next. The solution is there. और क्वेश्चन देखें जो अब कल मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। अब इसमें देखें एक और क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया 1990 में। इसको देखें आप, इसमें एक लाइन का सोल्यूशन है इसका, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। आस्क्ड इन आईआईटी जेईई 1990 5 मार्क प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। देखें, ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, a subset P of A is chosen at random। एक सबसेट P लिया A का, chosen at random, randomly select किया। The set A is reconstructed, फिर सेट A को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, कोई सबसेट उठा लिया A का, कोई भी सबसेट एट रैंडम, A को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, रिकंस्ट्रक्टेड बाय, ए को दोबारा बनाया, कैसे, बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट उसमें दोबारा डाल दिए, रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सबसेट क्यू ऑफ ए, एक क्यू सबसेट और लिया ए का, सबसेट क्यू ऑफ ए इज अगेन चूजन एट रैंडम, दोबारा उसको रैंडमली लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट P एंड Q हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, P और Q में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं। तो ये क्वेश्चन 1990 में 5 नंबर का आया, देखिए आप, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई 1990 5 मार्क प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, कैसे होगा क्वेश्चन ये, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लें। सेट ए, एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, और ए का कोई सबसेट रैंडमली चूज किया, सबसेट ए ऑफ सबसेट P, कोई भी सबसेट P ले लिया रैंडमली, किसका, ए का, रैंडमली चूज किया, और फिर उसको क्या किया, ए को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, जो P उठाया था, P के कुछ मतलब ए सेट के कुछ एलिमेंट उठा के आपका सबसेट बनाया, फिर ए को दोबारा बना दिया, P के एलिमेंट दोबारा उस सेट में डाल दिए, फिर एक सबसेट और उठाया Q, ए का कोई भी सबसेट उठाया रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि P और Q के कोई कॉमन एलिमेंट ना हो।
तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो ये देखें आप, एक और क्वेश्चन है आपके पास, यू प्लीज सी दिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है कि आपके पास A and B are two events, PA greater than 0 and PB not equal to 1। तो PA complement by B complement बताना है। पहली ऑप्शन 1 माइनस पी ए बाई बी, दूसरी ऑप्शन 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी, और तीसरी ऑप्शन है 1 माइनस पी ए यूनियन बी बाई पी बी कॉम्प्लीमेंट, और डी है पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन देखें आप, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन IIT 1982 2 मार्क प्रॉब्लम। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो देखें, ध्यान दें, पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए बाई बी आपको पता ही है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ इट कैन बी रिटन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और पी बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। उसने बोला है पी बी इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों बोला है? सिंस PB is not equal to 1 and PB complement can be written 1 minus PB. If PB equal to 1, PB complement will become 0 और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए PB complement is not equal to PB is not equal to 1 उसने दिया। तो ये क्वेश्चन 1982 का क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आप नेक्स्ट देखें, प्लीज कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, देखें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको अगर देखें क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें काफी यूनिक कंसेप्ट इसने डाला हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, देखें, और ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें कोई मतलब जो इसको बोलते हैं कि हाई फाई कंसेप्ट नहीं है यूज, वो देखें आप। ये देखिए 1985 2 मार्क प्रॉब्लम, ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए लॉजिकल से सिंपल प्रॉब्लम है। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज relation between PA and PB। जैसे तो आपको पता ही है, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है कि अगर दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर है, यूनियन में A और B के एलिमेंट कंबाइन होते हैं, आपको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं। तो अगर A और B का दो सेट का यूनियन और दो सेट्स का इंटरसेक्शन बराबर है, तो ऐसा कब होगा? तभी होगा जब A और B के एलिमेंट सेम होंगे। बात समझ रहे मेरी? तो फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन 1985 में, इसका मतलब Na इक्वल टू NB, A सेट इज इक्वल टू B, तभी आपका ऐसा होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन सेम होगा। अब आप ध्यान दें, थोड़ा सा प्रूव कैसे करना है। एज वी हैव P A यूनियन B इक्वल टू P इंटरसेक्शन B, इट इंप्लाइज P A यूनियन B का अप्लाई करें, P A इंटरसेक्शन B, इट मीन्स PA plus PB it is equal to 0, PA minus PA intersection B plus PB minus PA intersection B equal to 0। ये देखें, this is A, this is B, तो इसका मतलब ओनली A, और ये होगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B, और इसका मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब ओनली B। ये ओनली B है, ये ओनली A है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये A और B में कॉमन है, ये ओनली B है। तो ये आप समझ लें, ध्यान दें थोड़ा सा।
ओनली ए कैसे? ओनली ए का मतलब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ए में से इंटरसेक्शन बी निकाल दिया तो ओनली ए बचा। पूरे ए में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी बता दें तो ओनली ए बचा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पूरे बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी बता दें तो ओनली बी बचा। अब आप देखें ये है, सिंस P A intersection B complement is greater than equal to 0 and P B intersection A complement is greater than equal to 0। ये आया देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और सम आपका 0 है। बट P A intersection B complement P B intersection A complement 0, वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, दोनों का सम 0 है, विच इज ओनली पॉसिबल। यहां ध्यान दें, विच इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे, ये भी 0 एंड पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी 0, दोनों जब इंडिविजुअली 0 होंगे तभी ये पॉसिबल। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 0 और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी 0, ओनली देन इट इज पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब हुआ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 0 है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी 0 है। इट मींस PA minus PA intersection B 0, PB minus PA intersection B 0. It means PA equal to PA intersection B, PB equal to P intersection B। तो दोनों बराबर होंगे, दोनों से देखें क्या आ गया, PA equal to PB। From both these results we are getting PA equal to PB, तो A is equal to B, तो this is the relation between PA and PB। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। देखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन आप और देखें, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है जो आया हुआ है। ये देखिए आप क्वेश्चन, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, 6 बॉयज and 6 girls sit in a row, sit in a row randomly, एक रो में रैंडमली बैठते हैं। परमुटेशन का भी प्रोबेबिलिटी में बहुत रोल है। कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो कि प्रोबेबिलिटी नाम का ही है और सिर्फ परमुटेशन की वजह से, ये भी दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ देम। और ऐसे एक और क्वेश्चन इसके दो भी मैं करा रहा हूं आपको, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो रैंडमली। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन का पहला पार्ट, 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। दूसरा पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देखिए गैप मेथड लगेगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 1979, तो ये काफी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, आप देखें इसको, ध्यान दें। 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन ए रो रैंडमली। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नाम का ही है, जो सारे का सारा क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। 6 गर्ल्स सिट टुगेदर, प्रोबेबिलिटी निकालने की 6 लड़कियां इकट्ठी बैठी, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली, बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेटली। तो पहला पार्ट देखें, 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब उसने बोला है कि एक रो में बिठाने हैं, तो 6 गर्ल्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5, G6। उन गर्ल्स को एक ऑब्जेक्ट मानना है, 6 लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए। बॉयज से मतलब इकट्ठी बैठेंगी, आपस में इंटरचेंज हो सकती है 6 फैक्टोरियल बेस से। तो कंसीडर दिस एज वन ऑब्जेक्ट, ये मतलब एक बेंच पे बिठा दो उनको इकट्ठे, एक बेंच लगा हुआ है जिसपे 6 लड़कियां बैठी हैं। हाँ, इस लड़कियां आपस में आगे पीछे अरेंज हो सकती हैं, बॉयज के लिए चेयर्स लगी हैं, बॉयज आगे पीछे हो सकते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6। तो ये देखिए आप, गर्ल्स इकट्ठी बैठी, तो ये एक बेंच पे बैठी हैं, तो ये पूरा एक ट्रीट होगा, एक मतलब एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। 6 ये हैं, एक ये है। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए, बाय विच 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स
total number of ways by which 6 boys and 6 girls can sit in a row. 6 लड़के और 6 लड़कियां एक लाइन में बैठ सकें. Total number of ways, that is 12 factorial. 12 factorial ways हैं टोटल जिससे 6 boys और 6 girls एक लाइन में बैठ सकती हैं. Now, favoring cases in which 6 girls to be sit together. फेवरिंग केसेस जिसमें 6 लड़कियां इकट्ठी बैठी, तो 6 लड़कियां इकट्ठी बैठे, अरेंज देम ऑन ए बेंच. एक बेंच पे उनको अरेंज कर दो, इकट्ठी बिठा दें. अरेंज देम ऑन ए बेंच. नाउ अब आप ध्यान दें, ऐसे समझ लें, इन 6 को आपने किए ऐसे क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट मान लें, तो ये एक हो गया, 6 बॉयज हो गए. नाउ टोटल persons to be arranged 7. 6 लड़के और ये लड़कियां एक बेंच पे बिठा दी, इकट्ठी बैठनी चाहिए, तो टोटल persons to be arranged 7. They can arrange by 7 factorial ways. 7 factorial ways से वो अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि 6 ये हो गए और एक ये हो गया. लेकिन ये 6 लड़कियां आपस में अरेंज हो सकती है 6 फैक्टोरियल बेस, क्योंकि आपस में तो अरेंज हो सकती है. बट 6 गर्ल्स कैन अरेंज, यहां से कंटिन्यू, बट 6 गर्ल्स कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 6 फैक्टोरियल बेस. सो टोटल नंबर ऑफ फेवरिंग केसेस, total number of favoring cases ये होंगे आपके 7 factorial into 6 factorial. So required probability, seven factorial into 6 factorial by 12 factorial. तो 6 लड़कियां इकट्ठी बिठा दी बेंच पे और मतलब उनको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, 6 बॉयज, तो टोटल 7 हो गए, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ये हो गए. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल. सेकेंड पार्ट है बॉयज एंड गर्ल्स सिट टूगेदर. ये देखिए ऑल्टरनेट. सेकेंड पार्ट देखें, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट. सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स sit alternately. Boys और girls alternately बैठे. अब ये थोड़ा सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको परम्यूटेशन का. ऑल्टरनेटली, ऑल्टरनेटली का मतलब है, मतलब बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेटली बैठे कि ना तो 2 बॉयज इकट्ठे बैठने चाहिए ना 2 गर्ल्स. तो इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज बॉयज ऑन इन ए रो. बॉयज को रो में अरेंज करें, B1, B2, B3, B4, B5, B6. बॉयज को रोज में अरेंज करें. दे कैन बी अरेंज्ड, they can be arranged by 6 factorial ways. बॉयज को रोज में अरेंज करें, ये 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे. देखें, अब आप ऐसे प्लेसेस देखें जहां पे ना तो 2 बॉयज इकट्ठे बैठ सके ना 2 गर्ल्स. तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मतलब यहां अगर ये ले लेंगे तो गलत हो जाएगा. क्यों, लड़कियां भी 6 ही हैं. मान लो लड़की यहां नहीं बैठे, अब ध्यान दो, लड़की यहां बैठ गई तो 2 बॉयज इकट्ठे बैठे नहीं बैठे, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. अगर आप यहां से नहीं शुरू करना चाहते हैं तो ये प्लेस है. आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, 6 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, तो बॉयज को लाइन में बिठा दिया. दे कैन बी अरेंज्ड बाय 6 फैक्टोरियल वेज. बॉयज को अब एट क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस, एट क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस girls can arrange themselves such that no 2 boys and no 2 girls will sit together.
ना तो दो लड़के और ना दो लड़के इकट्ठे बैठ सके। अब देखें, सबसे पहले 6 बॉयज बिठा दिए, दे कैन बी अरेंज्ड बाय 6 फैक्टोरियल वेज। 6 बॉयज को 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस किए, 1 2 3 4 5 6। एट क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस गर्ल्स कैन अरेंज देमसेल्फ, गर्ल्स अरेंज हो सकती हैं। नो 2 बॉयज एंड नो 2 गर्ल्स विल सिट टुगेदर, ना तो 2 बॉयज ना 2 गर्ल्स इकट्ठी बैठ सके। क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस पे गर्ल्स को अरेंज किया जा सकता है, ना तो 2 बॉयज इकट्ठे बैठे ना 2 गर्ल्स इकट्ठी बैठे। ये देखिए क्रॉस मार्क प्लेस, उसका रीजन है, अगर आप मान लो यहां भी क्रॉस मार्क लगा देते हैं तो ध्यान दें, यहां पे अगर आप क्रॉस मार्क लगा देते हैं तो ये वो प्लेस आ जाएगा कि जहां पर टोटल प्लेसेस 7 हो जाएंगे। अब जैसे उसने बोला कि ना तो 2 बॉय, ऑल्टरनेटली बोला, ना तो 2 बॉयज इकट्ठे बैठने चाहिए ना 2 गर्ल्स। मान लो आपकी लड़की यहां नहीं बैठती है और लड़की इस प्लेस पे बैठ जाती है, तो 2 बॉयज इकट्ठे बैठ गए तो चीज गलत हो गई, क्योंकि उसने बोला है बॉयज एंड गर्ल्स विल सिट ऑल्टरनेटली, इकट्ठे नहीं बैठने, मतलब इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, ना तो 2 बॉयज ना 2 गर्ल्स, ऑल्टरनेटली का ये मतलब है। तो ये ध्यान रखें, गर्ल्स के लिए 7 प्लेसेस नहीं आएंगे, गर्ल्स के लिए भी 6 ही प्लेसेस आएंगे। आप समझने की कोशिश करें, ये प्लेस नहीं आएगा। अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो फिर ये प्लेस आएगा। तो इसका मतलब है नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, क्रॉस मार्क प्लेसेस पे लड़के बैठ सकती है। नाउ दे कैन अरेंज देमसेल्फ, वो कितने तरीके से अरेंज कर सकती है भाई? 6 फैक्टोरियल वेज, वो 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकती है। दे कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 6 फैक्टोरियल वेज, ये ध्यान दें। तो दे कैन अरेंज देमसेल्फ बाय 6 फैक्टोरियल वेज। सो फॉर दिस अरेंजमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ये आएंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इस अरेंजमेंट के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आएंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये आएंगे नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। इन ए सिमिलर वे वी कैन अरेंज, इसी ढंग से हम गर्ल्स अरेंज कर सकते हैं इन ए रो। जिस जैसे बॉयज बिठाए, वी कैन अरेंज गर्ल्स इन ए रो, जैसे बॉयज बिठाए वैसे गर्ल्स बिठा दें, G1 G2 G3 G4 G5 G6। तो ऐसे देखें आप, एट क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस वी कैन अरेंज, क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस पे वी कैन अरेंज बॉयज, क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस पे बॉयज को अरेंज कर सकते हैं। जैसे पहले लड़के बिठाए वैसे लड़के बिठा सकती हैं। सो फॉर दिस अरेंजमेंट, जैसे लड़के बिठाए वैसे लड़के बिठा दो, और उसके बाद क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस पे बॉयज बैठ सकते हैं, ना तो 2 लड़के बैठे ना 2 बॉयज। सो फॉर दिस अरेंजमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, इस अरेंजमेंट के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल वही दोबारा 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। सो टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस आएंगे 2 इंटू 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। टोटल पॉसिबल केसेस आएंगे, टोटल फेवरेबल केसेस, नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ पॉसिबल फॉर दिस अरेंजमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, सो टोटल फेवरेबल केसेस, नॉट पॉसिबल। टोटल पॉसिबल तो 12 फैक्टोरियल है, क्योंकि 6 बॉयज और 6 गर्ल्स एक रो में 12 फैक्टोरियल वैसे बैठ सकते हैं। ये फेवरेबल केसेस होते हैं। इस जैसे ऐसे बॉयज बिठाए, बीच में लड़के बैठे, इस अरेंजमेंट के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस में 6 फैक्टोरियल टू 6 फैक्टोरियल। जैसे पहले बॉयज बिठाए वैसे पहले लड़के भी उठा सकते हैं। तो अब वही बात आ गई कि ये इस प्लेस पे ये प्लेस नहीं आएगा, लड़के 6 ही, मान लो इस प्लेस से 7 हो गए, मान लो यहाँ लड़की नहीं बैठती, यहाँ बैठ जाती, 2 बॉयज इकट्ठे बैठ गए। उसने बोला 2 बॉयज और ना 2 गर्ल्स इकट्ठी बैठने, ऑल्टरनेटली बैठने चाहिए, बॉय गर्ल गर्ल बॉय। तो और में प्लस हो जाता है, तो ये एक केस ये बना, और अगर पहले गर्ल्स बिठाते तो एक केस ये बना, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। टोटल फेवरेबल केसेस, नॉट टोटल केसेस। एंड टोटल केसेस कितने हैं? टोटल केसेस हैं 12 फैक्टोरियल। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको बताइए। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 2 इंटू 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 12 फैक्टोरियल। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल स्क्वायर अपॉन 12 फैक्टोरियल।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप देखें ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, इस ढंग से आपका है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2 into 6 factorial square upon 12 factorial. So in this manner we will do. So this is the required solution, ये required solution है। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है जिसमें प्रोबेबिलिटी का कोई यूज नहीं है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला लगेगा, बाकी सारा क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया जिसमें टोटली परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज दिस। ये देखिए आप, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 1996 में ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 लाइनों का सोल्यूशन है इसका। 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स, 2 वैन में नंबर सीट है, उन पे 3 सीटें आगे 4 पीछे हैं, मतलब 2 वैन हैं, 3 आगे 4 पीछे, तो टोटल 14 सीटें हो गई। 3 लड़कियां और 9 लड़के बिठाने। हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। 3, वही बात आ गई जैसे उसमें पिछले क्वेश्चन में 6 लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए, इसमें 3 लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए बैक रो में, पिछले रो में 3 लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए ऑन एडजेसेंट सीट्स, मतलब एक साथ 3 लड़कियां समझ लो बेंच पे बैठनी चाहिए, 3 लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए। 3 girls should sit together in back row or adjacent seats. All sitting arrangements are equally likely. सारे sitting arrangements अगर equally likely हैं, what is the probability 3 girls sitting together in back row or adjacent seats? 3 girls की probability निकालनी है इकट्ठी बैठने की back row में adjacent seat पे। तो 2 वैन्स हैं, देखिए आप ध्यान दें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। Like this, ये आपकी वैन्स हैं, एक वैन है, ये आपकी दूसरी वैन है, 3 सीटें आगे हैं, 4 सीटें पीछे हैं, 4 सीट्स हैं बैक। दूसरी में भी ऐसा ही है, 3 आगे 4 पीछे। ये देखिए आप, 4 सीटें पीछे हैं, 3 सीटें आगे हैं, 2 वैन्स हैं। तो इसमें कह रहा है कि 3 गर्ल्स और 9 बॉयज बिठाने हैं 2 वैनों में, 3 आगे हैं 4 पीछे हैं, सारे सीटिंग अरेंजमेंट इक्वली लाइकली हैं। 3 गर्ल्स इकट्ठी बैठनी चाहिए सिट टुगेदर पिछली सीट पे, 3 लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए, मतलब अब कॉमन सी बात है 4 सीटों में 3 लड़कियां इकट्ठी कैसे बैठे, या तो पहले 3 सीटों में बैठ जाएं या इन 3 पे बैठ जाएं, ठीक है। दे कैन बी अरेंज्ड, 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड बाय 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये ध्यान से आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। तो here we have total number of seats available. We have total seats available. Total seat जो available हैं वो हमारे पास 14 है, and number of persons जो हैं वो 12 हैं, 3 गर्ल्स हैं 9 बॉयज हैं। तो पहले तो टोटल केस निकाल लेते हैं। सो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, टोटल कितने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, ध्यान दें। 14 सीटें और 12 लोग हैं, वी हैव टोटल सीट्स 40 और पर्सन्स हमारे 12 हैं। तो आपको पता ही है 2 तरीके से कर सकते हैं अरेंजमेंट निकालने। पहले आप सीटें, क्योंकि 12 लोगों के लिए 12 सीटें चाहिए, तो क्या करो 14 में से 12 सीटें सिलेक्ट करो। कितने तरीके से सिलेक्ट होंगी, 14 सीट 12, 14 सीटें 12 लोग बिठाने हैं, 14 में से 12 सीटें सिलेक्ट कर लो, 14 सीट 12। अब 12 सीटें आगे में 12 लोगों को अरेंज करना है इनटू 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं 14p12, बुक में डायरेक्ट लिखा है 14p12, वैसा कर लो। अरेंजमेंट निकालने तो परमुटेशन लगेगा 14p12, या 14 में से 12 सीटें निकाल लो, दे कैन बी टेकन बाय 14 सीट 12। 14 में से 12 सीटें आप 14 सीट 12 वे से निकाल सकते हैं। अब 12 लोगों में बिठाने हैं, तो 12 लोग 12 सीटों पे कितने वे से अरेंज होंगे, 12 फैक्टोरियल, तो आ गया 14p12। तो टोटल अरेंजमेंट्स हो गए 14p12, ये आ गए टोटल अरेंजमेंट्स। तो इनको ऊपर लिख लें आप एक बार, टोटल अरेंजमेंट्स 14p12, these are the total arrangements। अब आपने देखना है जो फेवरिंग केसेस है, उसमें देखें आप, उसमें क्या कह रहा है, ये तो टोटल अरेंजमेंट्स आए आपके, उसमें कह रहा है कि 3
लड़कियां इकट्ठी बैठनी चाहिए बैक सीट पे, या तो यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए। एक वैन में दूसरी में बैठ सकती है, या यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए। तो देखें, सिंस वी हैव टू वैन्स, तो दो वैन्स हैं और लड़कियां आपकी सीट दोनों में, मतलब 3 लड़कियां बिठानी है 4 सीटों पे एडजस्टेड, 2 वैन्स है हमारे पास। सो वन कैन बी सिलेक्टेड, किसी को भी ले सकते हैं बाई 2C1 वेज, कोई भी किसी भी वैन को ले सकते हैं, 2 तरीके से सिलेक्ट हो सकती है। नाउ इन ए सिंगल वैन, सिंगल वैन में क्या होगा, 2 वैनों में से कोई भी, मतलब आपके पास 2 वैन हैं तो 2 में से किसी भी एक वैन में बिठा सकते हैं, 2C में इसमें बिठा दें इसमें बिठा दें, 2 तरीके से हो सकते हैं। इन ए सिंगल वैन सिटिंग अरेंजमेंट, देखें अब जैसे मान लो आपने कोई भी 2 तरीके से हो सकता है। आप देखें जैसे सिटिंग अरेंजमेंट निकालने, नाउ सिटिंग अरेंजमेंट, अब थोड़ा ध्यान दें सिटिंग अरेंजमेंट कैसे आएंगे। अब आपने क्या किया, मान लो आपके पास 3 लड़की इकट्ठी बैठ गई, या तो यहां बैठ जाए किसी एक वैन में, या यहां बैठ जाए, या इस वैन में बैठ जाए, तो 2 में से एक वैन 2C1 वे से सिलेक्ट हो सकती है। नाउ सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, जैसे आपने 3 लड़कियां बिठानी है, एडजेसेंट सीट पे बैठनी चाहिए, या तो यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए। तो सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगे 2C1, 2 में से कोई भी एक वैन, दो तरीके से, इनटू, फिर क्या होगा, या तो इन 3 सीटों में बैठ जाए या इन 3 सीटों में, 2 तरीके थे, या इस वैन में इस वैन में, तो 2C1 आ गए, 2 में से एक वैन 2 तरीके से, या 3 लड़कियां यहां बैठ जाए, या पहली दूसरी तीसरी पे, या दूसरी तीसरी चौथी पे, इनटू 2, ये हो गया 2C1। अब 3 लड़कियां बैठ गई, दे कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल वेज, लेकिन आपस में तो अरेंज हो सकती है 3 फैक्टोरियल वेज। अब आपके पास, आप ध्यान दें, 3 लड़कियां बैठ गई, अब आपके पास 9 बॉयज बचे, वी हैव 9 बॉयज, और सीटें 14 थी, तो 14 में से 3 सीटें चली गई। अब आपके पास टोटल सीटें बच गई 11, क्योंकि बॉयज तो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इनटू 11C9, 9 सीटें सिलेक्ट कर लो, क्योंकि 11 सीटें टोटल अवेलेबल है आपके पास, 11 में से कोई भी 9 सिलेक्ट कर लो, और उन पे आप 9 बॉयज बिठा दो इनटू 9 फैक्टोरियल। तो ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट हुए फेवरेबल सिटिंग अरेंजमेंट्स। 2 वैने हैं, 2 में से, क्योंकि 3 लड़के पीछे बैठनी चाहिए और एडजेसेंट सीट पे बैठ जाए, इस वैन में बैठ जाए इस वैन में बैठ जाए, 2C1। अब 2 में से कोई भी एक वैन 2 तरीके से, अब क्या होगा, मान लो यहां बैठ गई, यहां बैठी, या तो यहां बैठेंगे या यहां बैठेंगे, तो एक पहली दूसरी तीसरी पे, दूसरी तीसरी चौथी पे, तो अगेन इट कैन बी डन बाय 2 वेज। और 3 लड़कियां आपस में कितने वे से अरेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल। अब बाकी क्या बच गया आपके पास, बाकी सीटें कितनी बची, सीटें बच गई आपके पास 14, क्योंकि 11, क्योंकि 14 सीटें थी, 3 चलेगी, 11 सीटें बच गई, 9 लड़के बच गए, तो 9 लड़कों के लिए कितनी सीटें चाहिए, 9, 11C9 से सिलेक्ट कर ली, और 9 बॉयज अरेंज कर दिए 9 फैक्टोरियल वे से। इसको 11P9 में लिख, जैसे जहां सॉल्यूशन किया उसमें सीधा लिखा उसने 11P9, लेकिन आप, मैं कहता हूं कि कॉम्बिनेशन परमुटेशन दोनों लगाओ। आप अरेंजमेंट निकालने तो परमुटेशन लगता है, 11P9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है कि अगर आप ऐसे लिखें कि 11 में से 9 सीटें निकाल लो, 11C9 वे से सिलेक्ट कर ली, और उसमें 9 लड़के बिठा दो इनटू 9 फैक्टोरियल। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखें, तो आप ध्यान दें थोड़ा सा, नंबर ऑफ फेवरिंग केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनसे आप देखो टोटल परमुटेशन है इसमें, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 4 इंटू 6 इंटू 9 फैक्टोरियल और इंटू 11C9 अपॉन नीचे आएगा 14P12। तो वही बात है, 11C9 को आप इंटू 9 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 11P9 14P12। एनपीआर का फॉर्मूला आपको पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, दैट इज 1/91। ये देखिए आप, ये सॉल्यूशन है, तो ये दिस इज द आंसर, 1/91 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, आप देखें 2 वैनों में बिठानी है, तो 2 में से कोई भी एक वैन, 2 या तो उधर या उधर, 2 में से एक वैन या तो उसमें बैठेगी उसमें से बैठेगी, 2C1। अब फिर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे निकालना है, या तो 1 2 3 पे या 2 3 4 पे, अगेन 2C1, बाकी बच गई 11 सीटें, उन 11 सीटों पे 9 लोग बिठाने हैं, वो आप बिठा सकते हैं कैसे भी।
वेरी गुड प्रॉब्लम एंड रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये देखें आप, ये सोल्यूशन है। ये देखें आप, ये क्वेश्चन है 2001 में 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन दूंगा। अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड का मतलब है किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, और 6 फेस है उसके, 1 2 3 4 5 6। अनबायस्ड डाई है, 6 फेस है, और उसको n बार फेंका गया, डाई इज थ्रोन n टाइम्स, और लिस्ट ऑफ n नंबर्स इज नोटेड। n नंबर्स की जो लिस्ट है उसको नोट किया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट अमंग द नंबर्स, नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, आपको तो 6 नंबर है, सिर्फ 3 ही नंबर आपके लिस्ट में आए। जब n बार फेंके सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर आए। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसमें प्रोबेबिलिटी का कोई यूज नहीं है, फेवरिंग अपॉन टोटल है। टोटल केसेस तो आपको पता है, जो n बार फेंकी 6 में से कोई भी आ सकता है, दूसरी बार भी 6 में से कोई आ सकता है, तीसरी बार 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6 की n टोटल केसेस होंगे। और फेवरिंग केसेस निकालने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा फेवरिंग केसेस निकालने के लिए। 2001 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया सब्जेक्टिव में, और इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का कोई यूज नहीं है, ना तो इंडिपेंडेंट इवेंट का यूज है, ना लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज, सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन का यूज है। अनबायस्ड डाई है जिसमें 1 2 3 4 5 6, और n बार उसको फेंका, n बार डाई को फेंका। पहली बार फेंकेंगे 6 में से कोई भी आ, दूसरी बार फेंकेंगे 6 में से कोई भी आ सकता है, तीसरी बार फेंकेंगे 6 में से कोई भी आ सकता है, और लिस्ट ऑफ नंबर्स n नंबर्स नोट की गई, जो n नंबर्स है उनकी लिस्ट नोट की गई। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन नंबर्स में से 1 2 3 4 5 6 में से सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर लिस्ट में आए। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन कराऊंगा। बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, अल्टीमेट क्वेश्चन। अब देखें इसको, देखें 2001 में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, और सिर्फ इसमें परमुटेशन का यूज है, ओनली यूज ऑफ परमुटेशन इज देयर। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू प्लीज नोट दिस प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन कराऊंगा, अगले क्लास में एक क्वेश्चन आपको और दूंगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसको आप करें क्वेश्चन को। अब आप देखें, आपका थोड़ा सा जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताना है आपको, वो देखिए आप। जैसे सबसे पहले तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का पार्टीशन का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन समझे। बुक्स में से थ्योरी दी हुई है, तो थ्योरी के एक लाइन पढ़ें। व्हाट इज पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस? ए सेट ऑफ इवेंट्स, मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूं आपको, सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 En, E1 E2 En सेट ऑफ n इवेंट्स है, is said to represent a partition of sample space। ये partition of sample space represent करता है, n इवेंट्स हैं, E1 E2 En, n इवेंट्स हैं, is said to represent partition, मतलब किसी सैंपल स्पेस का पार्टीशन रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए कंडीशन है, इफ पहली कंडीशन है EI इंटरसेक्शन EJ, किन्हीं भी दो में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। EI इंटरसेक्शन EJ फाई, I इज नॉट इक्वल टू J, I J के बराबर नहीं है, एंड IJ 1 2 3 अप टू n, पहली ये कंडीशन है। दूसरी है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, E1 से लेकर En तक का जो यूनियन है दैट इज सैंपल स्पेस। वही बात आ गई, आप मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, कॉमन कुछ नहीं है। I इज नॉट इक्वल टू J, IJ 1 2 3 n, सबका यूनियन सैंपल स्पेस है। क्या मतलब है, दे आर एग्जॉस्टिव। E1 E2 En म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, कॉमन कुछ नहीं है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन ENS, व्हाट डज मीन, दे आर एग्जॉस्टिव, क्योंकि उनमें से कम एक होगा, कम से कम एक इवेंट होगा। जब n इवेंट्स हैं और सबका यूनियन सैंपल स्पेस है, दे आर एग्जॉस्टिव, तो ये भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है वही। और तीसरी कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो सबकी ग्रेटर देन 0 है। PEI, किसी की प्रोबेबिलिटी PEI इज ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी है फॉर ऑल I, फॉर एवरी I 1 2 3 अप टू n। एनसीईआरटी से डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, टोटली आपको दिक्कत नहीं आएगा। E1 E2 En is said to represent partition of sample space। इसको सैंपल स्पेस का पार्टीशन कहते हैं। कब कहते हैं, अगर EI इंटरसेक्शन EJ फाई है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं, म्यूचुअल मतलब I इज नॉट इक्वल टू J, और सबका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस है, E1 यूनियन E2, और PI ग्रेटर देन 0 I 1 2 n। तो कहने का मतलब E1 E2 En म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो
दे शुड बी एग्जॉस्टिव, मतलब उनमें से कम एक अकर करना चाहिए। तो एग्जॉस्टिव का मतलब सबका यूनियन सैंपल बेस। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इवेंट्स E1 E2 En रिप्रेजेंट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। किसी सैंपल स्पेस का पार्टीशन है, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन कुछ नहीं है, एंड दे आर एग्जॉस्टिव, और सबकी और Pi इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखें आप, तो जैसे एग्जांपल आप ले लें, दैट इज फॉर एनी नॉन एम्प्टी इवेंट E, एनी नॉन एम्प्टी इवेंट E, कोई भी नॉन एम्प्टी इवेंट है E, तो अब आपको पता होगा नॉन इवेंट E एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना हो, नॉन एम्प्टी इवेंट E एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट E डैश रिप्रेजेंट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन रिप्रेजेंट करता है, क्यों? बिकॉज E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट फाई है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो E में नहीं है पर U में है, एंड और जो E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट है दैट इज योर सैंपल स्पेस। तो ये नोट करें, E1 E2 En is said to represent partition of sample space। EI intersection EJ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, I is not equal to J, ध्यान से समझ लें, सबका यूनियन सैंपल स्पेस होना चाहिए। कहने का मतलब E1 E2 En should be mutually exclusive and exhaustive, और प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो कोई भी नॉन एम्प्टी इवेंट E है, और इसका जो कोई भी नॉन एम्प्टी इवेंट E है एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट E डैश है, तो वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट पार्टीशन कब? जब E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट फाई, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा, एंड E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट इज सैंपल स्पेस, तो उसको पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं। सो दिस इज अबाउट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये देखें, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, और इसके रिगार्डिंग वो ये कि थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में आप बता दूंगा आपको, प्रूफ इसका नेक्स्ट क्लास में करूंगा, प्रूफ आई विल प्रूव इट इन नेक्स्ट क्लास, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आई विल एक्सप्लेन। उसके बाद आप देखिए एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम द वेन डायग्राम, ये देखिए आप, जैसे ये वेन डायग्राम है E और F का, ये E है, ये F है। फ्रॉम वेन डायग्राम it can be easily shown that E intersection F complement, ये है आपका E intersection F complement, ये है आपका E intersection F, और ये है E complement intersection F। वेन डायग्राम से it can be easily shown E intersection F complement, E intersection F, E complement intersection F and E complement intersection F complement। ये देखो ये वेन डायग्राम है, ये हुआ E only E, ये हुआ E and F, ये हुआ only E, और E complement E में नहीं, F complement F में नहीं, वो ये वाला सारा आगे जो बचा। तो क्या बन गया पूरा, ये पूरा सैंपल स्पेस आपको पता है, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट ऐसे समझ लें, सैंपल स्पेस में यूनिवर्सल सेट। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखें ये इवेंट E है, F is only E, this is E and F, this is only E, this is only F, this is E intersection E complement E में नहीं, F complement F में नहीं, तो ये बच गया। तो E intersection F complement, E intersection F, E complement F complement and E complement F complement क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ, बुक में डायग्राम नहीं बनाया है, आपको मैंने डायग्राम बना के बता दिया। उसने बोला फ्रॉम द वेन डायग्राम, लेकिन आप मैंने आपको उसने डायग्राम नहीं बनाया, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो ओनली, ये वो E एंड F, ये वो ओनली F, तो ये सारा आ गया, और उसके बाद E कॉम्प्लीमेंट E में नहीं, F कॉम्प्लीमेंट F में नहीं, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? दिस रिप्रेजेंट्स सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। इट इज क्लियर, यहां से ये क्लियर हो गया, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इज नॉट यूनिक, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इज नॉट यूनिक। ये क्लियर है कि सैंपल स्पेस का जो पार्टीशन है वो यूनिक नहीं है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस जो है दैट इज नॉट यूनिक। जो सैंपल स्पेस का, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि E कॉम्प्लीमेंट यूनियन E, ये भी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है और ये भी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। तो क्या मतलब है, किसी सैंपल स्पेस का पार्टीशन यूनिक नहीं है, डिफरेंट पार्टीशन हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सैंपल स्पेस में। ये चीज आप यहां से क्लियर कर लें। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूं, प्रूफ आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देखें, लेट E1 E2 En be a partition of sample space, be a partition of sample space S। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज पार्टीशन ऑफ सैंपल। इसका क्या मतलब है? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का क्या मतलब है? इसको दूसरे ढंग से बोले, E1 E2 E3 En are n mutually exclusive and exhaustive events। E1 E2 E3 En mutually exclusive and exhaustive। exclusive मतलब कॉमन कुछ नहीं है, and at least one of them will occur, दोनों में से कम एक होना चाहिए। They are n mutually exclusive and exhaustive events। ये मान लो किसी सैंपल स्पेस का पार्टीशन है, E1 E2 En n mutually exclusive and exhaustive events हैं, and E1 E2 En has non-zero probability of occurrence। इनकी जो है नॉन जीरो probability of occurrence है। They have non-zero probability of occurrence, and if A is any event associated to, A कोई भी इवेंट है associated to E1 E2 En, A कोई भी इवेंट है जो E1 E2 En के साथ एसोसिएटेड है, समझे? और E1 E2 पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? दे आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यू कैन से दे आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो आपका 1 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कॉमन कुछ नहीं है, और एग्जॉस्टिव है तो सबका यूनिट सैंपल स्पेस होगा। क्या मतलब? सबकी P1 P2 Pen सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 होगा। ये इसमें दिया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो कॉमन कुछ नहीं है, और एग्जॉस्टिव है, पार्टीशन का मतलब दे आर एग्जॉस्टिव, सबका यूनियन सैंपल स्पेस है, ये मतलब एग्जॉस्टिव का। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है, E1 E2 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, या रिप्रेजेंट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, एक ही बात है। या कोई कह देता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, या कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, वन एंड द सेम थिंग, एंड सबकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, और ये कोई भी इवेंट है जो E1 E2 En के साथ एसोसिएटेड है। देन बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A होगा P ऑफ E1 A by E1, P ऑफ E2 A by E2, और लास्ट में आएगा P ऑफ En P A by E1। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A P ऑफ E1 P ऑफ A by E1 P E2 P A by E2 P En P A by En। ये नोट करें आप। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ कराऊंगा, और बेस थ्योरम भी आपकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, और बेस थ्योरम के क्वेश्चन भी आप, मेन जो आपका 13.3 है बेस थ्योरम, वैसे जो अब तक मैंने आपको कराया वो इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग था, और जितने प्रोबेबिलिटी में आईआईटी के क्वेश्चन आए थे कवर किए। तो नेक्स्ट क्लास में 13.3 भी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अगली क्लास में बेस थ्योरम करा दूंगा, उसके क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटलाइज होगा, कुछ भी नहीं है। मेन था जो अब तक आपको कराया, ये मेन है, इसको ध्यान से देखिए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये ढंग से समझे, अगली क्लास में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A P ऑफ E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 has occurred, conditional probability of A when E2 has occurred, P P A by E1 P E2 P A by E2 up to P En P A by En। तो represent a partition of sample space बोल दें, या इसको दूसरे लैंग्वेज में कह दें, they are n mutually exclusive and exhaustive events, मतलब इनमें से कम एक इवेंट होना चाहिए, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होगा। This I mean to say, they are mutually exclusive and exhaustive।